तो बच्चों हम आगे देखेंगे सूचना संचार की पद्धतियाँ। पहले देखे गए अनुसार सूचना संचार की प्रक्रिया एवं माध्यम और साधन स्वरूप सामग्री का महत्व विशेष है। जैसे कि सूचना संचार अगर करना है तो कौन कौन से माध्यमों का सहारा लिया गया, कौन कौन सी सामग्री का इस्तेमाल किया गया, ये महत्वपूर्ण बात है। विविध प्रकार के सूचना संचार हेतु उसके अनुरूप पद्धतियों का उपयोग होता है। मात्र दो ही व्यक्ति सम्मिलित हो ऐसे सूचना संचार की प्रक्रिया की पद्धति अलग होती है। लेकिन अगर दो ही व्यक्ति सम्मिलित है, एक बोलने वाला और दूसरा सुनने वाला, तो इसमें सूचना संचार की ज़्यादा माध्यम का इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। व्यक्ति व समूह के बीच हो, अर्थात वक्ता की एक व्यक्ति हो और श्रोता समूह में हो, जैसे कि कक्षा, तो उसकी प्रक्रिया लंबी, छोटी या संकुल रहेगी एवं पद्धति भी बदलेगी। जैसे कि अगर बहुत बड़ा समूह है, समूह में अगर कोई किसी को कुछ सूचना देनी है तो इसके लिए प्रक्रिया कैसी रहेगी, लंबी भी रह सकती है और छोटी भी रह सकती है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इससे विरुद्ध जब सूचना संचार समूह और व्यक्ति के बीच हो, अर्थात वक्ता समूह में हो एवं श्रोता एक व्यक्ति हो, जैसे कि प्रेस है, कॉन्फ्रेंस है, तब ऐसी स्थिति में भी प्रक्रिया और पद्धति अलग रहेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो जैसे कि समूह में बताना है, बहुत सारे लोगों को अगर जानकारी देनी है तो इसके लिए अलग अलग माध्यमों का सहारा लेना पड़ता है। तदुपरांत दो समूहों के बीच विचार विनिमय हो रहा है, जैसे कि समूह विमर्श, ग्रुप डिस्कशंस है, तो यहाँ भी प्रक्रिया और पद्धति भिन्न रहेगी। और यदि वक्ता और श्रोता व्यक्ति या समूह एक ही स्थान पर आमने सामने यानी कि प्रत्यक्ष रूप से अगर बात कर रहे उपस्थित हो, तो ऐसे कक्षा तो उस अवस्था में सूचना संचार की प्रक्रिया, साधन, माध्यम का चुनाव एवं नियुक्ति एक ही प्रकार की रहेगी। जब वक्ता और श्रोता आमने सामने न हो अपितु किसी प्रसार माध्यम द्वारा जुड़े हो, जैसे कि टेलीफोन है, तब सूचना संचार की प्रक्रिया बदलेगी। यानी कि अगर जैसे कि अगर दोनों लोग आमने सामने बात कर रहे हैं तो माध्यमों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि थेट लाइव में बात कर रहे हैं, आमने सामने बात कर रहे हैं। लेकिन अगर दोनों व्यक्ति को अगर आमने सामने नहीं है और बात करनी है तो किसी माध्यम का अगर सहारा लेना है तो वो टेलीफोन के ज़रिए बात कर सकते हैं। टेली कम्युनिकेशंस की सामग्री का उपयोग करके टेली कम्युनिकेशंस के योग्य रूप साधन द्वारा स्थान के अंतर को स्वीकार करके आमने सामने रहकर इस रूप में सूचना संचार या फिर प्रसार आज के युग में संभव हुआ है। आज के युग में टेलीफोन एक प्रभावशाली माध्यम है। अगर दोनों व्यक्ति आमने सामने नहीं भी है तो भी अपनी बात को स्पष्ट रूप से रख सकते हैं। तो ये टेली कम्युनिकेशंस जो है यानी कि टेलीफोन जो है वो बहुत ही प्रभावशाली माध्यम साबित हुआ है सूचना संचार के लिए। सूचना संचार की पद्धतियाँ निम्नलिखित रूप से समझाई जा सकती है। तो पहले है मौखिक सूचना के अनुरूप भाषा शब्द के उपयोग द्वारा बोलकर की जाने वाली सूचना संचार की पद्धति को मौखिक सूचना संचार की पद्धति के रूप में जाना जाता है। यानी कि मौखिक यानी कि बोलना। तो हम अगर वक्ता और श्रोता दोनों अगर आमने सामने हैं तो ये सफल मानी जाएगी मौखिक, क्योंकि जो भी है हम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रख सकते हैं। सूचना संचार की इस पद्धति में उच्चारण की स्पष्टता एवं सुनना जा सके ऐसी भारी आवाज़ की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर बहुत सारे लोग बैठे और हम धीमी धीमी आवाज़ में बात कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं इसका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति के ऊपर नहीं होता है। इसलिए आवाज़ कैसी होनी चाहिए, भारी भरकम आवाज़ होनी चाहिए और बोलना भी एकदम, भाषा भी एकदम स्पष्ट रूप से होनी चाहिए ताकि सामने वाला बंदा समझ जाए। बातचीत, वार्तालाप, संवाद, गोष्ठी, भाषा, समूह, चर्चा इत्यादि इस पद्धति के उदाहरण है। बातचीत है, वार्तालाप, संवाद, ये सब हम मौखिक रूप से कर सकते हैं। दूसरा है लिखित सूचना का योग्य भाषा, योग्य शब्द के उपयोग द्वारा योग्य लिपि में लिखकर भेजी गई ऐसी पद्धति को लिखित सूचना संचार की पद्धति कहते हैं। या लेखन में शैली एवं शब्द का उपयुक्त चुनाव महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। साहित्य, पुस्तक, पत्र लेखन, हस्तप्रत, एनपी, ईमेल, वर्तमान पत्र, सामायिक, विज्ञापन, होर्डिंग, प्रपुस्तिका यानी कि पैम्पलेट्स इत्यादि लिखित सूचना संचार के उदाहरण हैं। यानी कि जो भी लिखित साहित्य है उसे हम लिखित कहेंगे। या फिर जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, अगर लिखा हुआ है तो हम कभी भी उसे पढ़ सकते हैं, पढ़ना आसान हो जाता है। या फिर उसका हम संग्रह कर सकते हैं, जब हमें उसकी ज़रूरत हो तब हमें उसे यूज़ कर सकते हैं। दृश्य
बिना शब्द, चिन्हों, प्रतीकों, चित्र, आलेखों, नक्शा, रंग द्वारा बिना खोले, बोले, सुने, देखे समझी जाने वाली सूचना संचार की पद्धति यानी कि दृश्य श्राव्य पद्धति, जैसे कि टेलीविजन है तो किसी नक्शा है तो नक्शा को हम देख सकते हैं, कोई चिन्ह है, प्रतीक है, चित्र है तो उसे हम बिना बोले भी वो समझ सकते हैं, यानी कि इस पद्धति को तो क्या कहेंगे, दृश्य पद्धति। किसी शब्द का, चिन्हों का, प्रतीकों का, चित्रों का, आलेखों का या फिर नक्शा का अगर उपयोग किया जाता है तो वह है दृश्य श्राव्य सूचना संचार पद्धति। आगे है श्राव्य। दृश्य यानी कि देखना, श्राव्य यानी कि सुनना। भाषा शब्द की उपयोग भिन्न भिन्न आवाज़ द्वारा वक्ता और श्रोता आमने सामने न हो फिर भी होने वाली सूचना संचार की पद्धति अर्थात श्राव्य सूचना संचार की पद्धति, यानी कि अगर जैसे कि भाषा है तो भाषा के ज़रिए हम अगर आमने सामने नहीं भी है, अगर अपनी बात अगर रखनी है तो ये इसके द्वारा हम आमने सामने नहीं है फिर भी होने वाली सूचना संचार की पद्धति को श्राव्य सूचना संचार पद्धति कहा गया है। जैसे कि रेडियो है, टेलीफोन है, सीडी है, टेप रिकॉर्डर है इत्यादि इस पद्धति के उदाहरण है। अगर हमारी बात हमें कहनी है तो हम रेडियो के ज़रिए कह सकते हैं, टेलीफोन के ज़रिए कह सकते हैं या फिर सीडी बना सकते हैं। हमारी आवाज़ को हम टेप कर सकते हैं और हमें क्या कहना है ये हम कह सकते हैं। ये है श्राव्य पद्धति, सूचना संचार की श्राव्य पद्धति। दृश्य श्राव्य सूचना संचार की ऐसी पद्धति की जिसमें देखना और सुनना एक ही साथ होता है। चलचित्र है, डीवीडी, टेलीविज़न, कंप्यूटर जैसे माध्यम उपकरण का आधार लेके इस पद्धति को पूरा किया जा सकता है। यानी कि इसमें क्या है, दृश्य में खाली देख सकते हैं, श्राव्य में खाली सुन सकते हैं, लेकिन दृश्य श्राव्य यानी कि देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो टेलीविज़न ये इस माध्यम का प्रभावी उदाहरण हम कह सकते हैं, यानी कि देखना और सुनना। मौन सूचना संचार शब्दों के बिना भी संभव है। सूचना संचार की ऐसी पद्धति में कि जिसे शब्दों की अनुपस्थिति हो उसे मौन के रूप में जाना जाता है। मौन सहमति सूचक भी हो सकता है और कभी असहमत भी हो सकता है। मौन धारण करके संवेदना प्रकट की जा सकती है, यानी कि कुछ न बोले भी अगर हम कह सकते हैं। कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, यानी कि कभी कभी इंसान न चुप रह के भी अपनी बातें बोल सकता है, सब कुछ बोल देता है। तो इसे ये सूचना संचार की प्रक्रिया ही है मौन प्रक्रिया। शाब्दिक अभिव्यक्ति के समय क्षण भर के लिए मौन धारण की स्थिति ज्ञान आकर्षित करने या वस्तु पर ज्ञान आकर्षित सूचना करती है। सूचना संचार की पद्धतियाँ मौखिक सूचना संचार एवं लिखित सूचना संचार सबसे अधिक उपयोग में आने वाली प्रचलित पद्धतियाँ हैं। ये सूचना संचार की बहुत सारी पद्धतियों के बारे में यहाँ पे दिया गया है, लेकिन लिखित और मौखिक ये दो जो सूचना संचार की पद्धतियाँ हैं ये प्रभावशाली पद्धतियाँ कहा गया है और ज़्यादातर यही उपयोग में लिया जाता है। मौखिक सूचना संचार की पद्धति के हम बारे में देखेंगे। सूचना संचार हेतु सबसे उपयोगी ऐसा साधन अर्थात भाषा उसे समझने, उपयोग में लेने या उससे प्रवीण होने हेतु 4 प्रकार के कौशल्य का उपयोग होता है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। मौखिक सूचना संचार में वक्ता भाषा का उपयोग करता है, जैसे कि अपने आवश्यकता अनुसार हाव भाव, हलन चलन का उपयोग करके जोर से बोलकर सूचना के लेन देन का प्रयत्न करता है, जिससे श्रोता समझ जाता है। इस पद्धति को व्यक्ति के समूह के बीच भी सूचना संचार संभव हो सकता है। बातचीत, वार्तालाप, संवाद, गोष्ठी, भाषण समूह, चर्चा ये सब इसके उदाहरण हैं, यानी कि इसे कहते हैं मौखिक सूचना संचार पद्धति। अपने विचारों की लेन देन करना, हाव भाव, हलन चलन के द्वारा ये प्रयत्न करना। मौखिक सूचना संचार पद्धति के लाभ क्या है? तो सूचना संचार की यह पद्धति सबसे सरल, त्वरित और अत्यधिक उपयोग में आने वाली पद्धति है। इसमें कागज़, कलम इत्यादि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मौखिक है तो इसके लिए कागज़ की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन भारी भरकम आवाज़ की आवश्यकता, अगर हमें हमारी आवाज़ अगर पहुंचानी है, हमारी बातों को अगर किसी के सामने स्पष्ट करना है तो आवाज़ अच्छी होनी चाहिए। सामान्य रूप से प्रत्यक्ष स्वरूप में होने वाली इस पद्धति में वक्ता को श्रोता का प्रतिभाव तुरंत मिलता है, जिससे असमंजस की स्थिति खड़ी होने पर उसका तुरंत निराकरण किया जा सकता है, क्योंकि दोनों आमने सामने रहते हैं, श्रोता और वक्ता। अगर कोई बात अगर समझ में भी नहीं आए तो तुरंत हम इसे पूछ सकते हैं।
श्रोता की ओर से मिलने वाले त्वरित प्रतिभाव से वक्ता उत्साह प्रेरक एवं प्रेरणादायी बनता है। सूचना संचार के आदान प्रदान की इस पद्धति में वक्ता श्रोता की ओर से त्वरित प्रतिभाव मिलता है और उसके अनुसार साधन और माध्यम में परिवर्तन लाकर उसमें सुधार किया जा सकता है, जिसने सूचना संचार की असफलता की परिस्थितियाँ नहीवत हो जाती है। अगर किसी को कुछ बात समझ में नहीं भी आती है तो क्या करेंगे, त्वरित आमने सामने पूछ लेंगे, यानी कि किसी माध्यम और साधन में भी सुधार कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। यानी कि ये सूचना जो है वो असफल नहीं जाती है, परिस्थिति नहीं आती है असफल जाने के लिए। श्रोता यदि निरक्षर है या फिर अनपढ़ है, पढ़ लिख नहीं सकता है, तो भी सूचना का प्रत्ययन इस पद्धति में संभव है। अगर कोई श्रोता अनपढ़ है, वो पढ़ नहीं सकता है, तो उसे ये सामने बोल रहे हैं तो वो समझ सकते हैं। इस पद्धति में समय की बचत होती है। मौखिक सूचना संचार की मर्यादाएं। संवाद व चर्चा जैसे इस पद्धति के स्वरूप में कदाचित वाद विवाद का जन्म हो जाए तो इस अवस्था में मौखिक सूचना संचार असफल हो सकता है। वाद विवाद की स्थिति उपस्थित होने से समय की शक्ति बर्बादी हो जाती है, कि समय बर्बाद होता है। कही गई, बोली गई, सुनी गई, सुनाई गई सूचना की विश्वसनीयता हमेशा कम ही होती है। मौखिक सूचना संचार लिखित प्रमाण की अनुपस्थिति के आधारभूत नहीं माना जाता है। यदि सूचना विशाल व विस्तृत हो तो वक्ता पक्ष की ओर से इस पद्धति द्वारा परिणाम मिलने में सफल नहीं होता है। यानी कि इस पद्धति की, जैसे कि ये मौखिक सूचना पद्धति को प्रभावशाली भी माना गया है, लेकिन इसमें कई सारी खामियां भी बताई गई है, क्योंकि कही गई, बोली गई, सुनाई गई बातों पर कोई जल्दी विश्वास नहीं करता है और इसकी विश्वसनीयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये लिखित नहीं होती है, इसलिए कोई आधार नहीं रहता है, कोई प्रूफ नहीं रहता है, और ज़्यादा अगर लंबा समय चला जाए तो लोग भूल भी जाते हैं क्या बोला गया है, ये बराबर बातें याद भी नहीं आती है। इसलिए इस पद्धति में कुछ खामी भी बताई गई, यानी कुछ लाभ भी है और कुछ खामियां भी बताई गई है। मौखिक सूचना वक्ता और श्रोता दोनों पक्षों को आवश्यकतानुसार लंबे समय तक याद नहीं रहती है। यानी कि बहुत अगर लंबा समय, अगर मैंने अभी आपको ये चैप्टर में समझा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, तो आप कल तक आपको याद रहेगा, 2-4 दिन तक आपको याद रहेगा। लेकिन मैं आपको 1 महीने के बाद अगर बोलूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा है, तो आप लोग भूल जाएंगे। यानी कि अगर वही आपके पास अगर लिखित है तो आप पढ़ के मुझे सुना भी सकते हैं। यानी कि इसीलिए मौखिक ये थोड़ी असफल रहा है। मौखिक सूचना पद्धति इसके मूल स्वरूप में सुरक्षित नहीं रख, क्योंकि लिखित नहीं है इसलिए सुरक्षित नहीं है। मौखिक सूचना प्रसार की इस पद्धति में वक्ता की वक्तृत्व यानी कि विशेषता एवं प्रस्तुतिकरण योग्य न हो तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। जैसे कि हम कभी कभी ये होता है कि हम कहना क्या चाहता है और सामने वाला बंदा सुनता क्या है, तो इसमें अर्थ के अनर्थ भी हो सकते हैं, यानी कि वाद विवाद भी हो सकता है। वक्ता को बोलने से पहले विचार करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बोले गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते हैं। इसीलिए वक्ता जो है, जो बोलने वाला इंसान है, उसे बहुत सोच समझकर बोलना होता है, क्योंकि एक बार जो बोला गया वापस नहीं आता है। इसीलिए इसमें कुछ खामियां भी बताई गई है, कुछ फ़ायदे भी है और कुछ त्रुटियां भी है। हम आगे देखेंगे लिखित सूचना संचार की पद्धति। ये हो गई मौखिक। अभी देखेंगे दूसरा है लिखित। तो लिखित मानव जाति के विकास के साथ लिपि और मुद्रण की खोज हुई, जिसके फलस्वरूप सूचना संचार की दूसरी पद्धति अर्थात लिखित सूचना संचार की पद्धति का विकास हुआ। पहले तो मौखिक हो गई, बाद में वो असफल रही, तो बाद में लिपि का भी विकास हो गया और लिखने लगे, और बाद में जैसे ही लिपि का विकास हो गया वैसे ही लिखित सूचना संचार पद्धति का भी विकास हो गया। इस लिखित सूचना संचार की पद्धति का उपयोग करके व्यक्ति और या फिर समूह या फिर व्यक्ति समूह के बीच सूचना संचार संभव हुआ। हस्तप्रत, साहित्य, पत्र लेखन, ईमेल, वर्तमान पत्र, पत्रिका, विज्ञापन, प्रपुस्तिका, पैम्पलेट्स जैसे विविध लिखित सूचना संचार के स्वरूप में अस्तित्व में आए। आज के युग में किसी भी कार्य में पद्धति में लिखित सूचना संचार अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। जैसे कि आप अगर किसी भी ऑफिस में अगर काम कर रहे हैं, या फिर कोई ऑफिस हो, स्कूल हो, या फिर कोई भी संस्था क्यों ना हो, तो इसमें अगर लिखित ही जो है वो मायने रखते हैं। लिखित जब तक सूचना नहीं आती है तब तक अमान्य ही माना जाता है। इसलिए लिखित को बहुत ही महत्व दिया गया है। वाणिज्य संचार हेतु इस पद्धति को प्रमाणित एवं अधिकृत माना जाता है, क्योंकि ये प्रमाणित भी है और अधिकृत कायदे से संलग्न भाषा है।
लिखित सूचना संचार की पद्धति अर्थात सूचना को योग्य लिपि में निश्चित शब्दों का चुनाव करके सुयोजित क्रम में लिखी गई प्रक्रिया यानी कि लिखित सूचना संचार की पद्धति। तो लिखित सूचना संचार से लाभ क्या है हम आगे देखेंगे। स्थान काल के बंधन बिना इस पद्धति के सूचना संचार संभव है। सूचना संचार की इस पद्धति में भौतिक साधनों का उपयोग किया जाता है। निःशुल्क तो नहीं रहती परंतु इतनी खर्चीली भी नहीं होती है। सूचना क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप में सुरक्षित रहने के कारण सुरक्षित माना, क्योंकि ये लिखित है इसलिए व्यवस्थित भी है और सुरक्षित भी है। सूचना की योग्य क्रमबद्धता सुरक्षा के कारण संदर्भ प्राप्त करना एवं योग्य रूप से जोड़े रखना भी संभव हो गया है। लिखित स्वरूप में होने वाले सूचना संचार को कानूनी दृष्टि से अधिकृत माना गया है, क्योंकि इसके कानून की दृष्टि में अधिकृत भी है ये, जिससे इसका प्रमाण की तौर से उपयोग भी कर सकते हैं। लिखित अभिव्यक्ति हेतु पर्याप्त समय मिलने से सूचना की प्रस्तुति विषय की गंभीरता का पूर्ण प्रयत्न किया जाता है समझने के लिए और प्रस्तुतिकरण को सुधार कर सजाकर प्रभावशाली एवं क्षतिरहित भी बनाया जा सकता है। सूचना संचार की इस पद्धति में योग्य व्यक्ति का चयन करके उसे दायित्व सौंपा जा सकता है एवं उसके संचार प्रक्रिया में किसी भूल या क्षति की स्थिति तत्संबंधित दायित्व संबंधित व्यक्ति पर डाला जा सकता है। या जैसे कि ये जो है सूचना संचार की जो पद्धति है ये किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर सौंपी जा सकती है जो इस पद्धति को अच्छी तरह से कर सके, इसका दायित्व संभाल सके। यह पद्धति संबंधित संस्था की सूचना संचार की प्रक्रिया को एक सूत्रता देती है। लिखित सूचना संचार पद्धति द्वारा संबंधित संस्था की एक अलग छाप खड़ी होती है, क्योंकि लिखित रहती है इसलिए ये इसकी अलग ही छाप रहती है। लिखित सूचना संचार की मर्यादाएं, अभी इसमें भी कुछ मर्यादाएं बताई, कुछ खामियां बताई गई है। सूचना को लिखित अभिव्यक्ति में काम करने से कम कागज कलम जैसे साधन उपकरणों की आवश्यकता होती है, जिसके बिना यह संभव नहीं है। अंततः अंश में यह खर्चीली होती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मौखिक से यह पद्धति कैसे थोड़ी खर्चीली, क्योंकि इसमें कलम चाहिए, साधन चाहिए, उपकरण चाहिए, तो ये खर्चीली है। आधुनिक लिखित संचार हेतु साधन यंत्रों की आवश्यकता होने से उनकी खरीदी एवं देखरेख संबंधी दायित्व का प्रादुर्भाव भी होता है। लिखित पद्धति द्वारा विचारों का आयोजन प्रस्तुतिकरण मानव घंटे आवश्यकता से अधिक खर्च होते हैं, यानी कि प्रस्तुतिकरण करना होता है, आयोजन करना होता है तो और बाद में लिखना होता है, इसीलिए मनुष्य को समय भी चाहिए, यानी कि इसके लिए समय के हिसाब से इसे करना होता है। लिखित पद्धति प्रत्यक्ष नहीं अपितु परोक्ष होने से सामने वाले पक्ष का प्रतिभाव विलंब से मिलता है। उपयुक्त परिस्थिति, क्योंकि आमने सामने नहीं रहते हैं, लिखित पढ़ते हैं, इसलिए लोगों को समझने के लिए टाइम भी चाहिए और जो उनका प्रतिभाव है वो मिलने के लिए थोड़ा टाइम भी लगता है। उपयुक्त परिस्थिति में सूचना संचार पद्धति की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूर्णता प्रश्न उपस्थित हो सकता है। वक्ता प्रेषक की समझ, भाषा, प्रस्तुतिकरण एवं उसकी पकड़ एवं सचेतता सफलता का आधार रहा हुआ है। लिखित संदेश व्यवहार पत्र द्वारा होने से समय अधिक खर्च हो जाता है। लिखित सूचना संचार हेतु दोनों पक्षों को अक्षर ज्ञान की आवश्यकता होती है, इसके लिए समय भी चाहिए। और जैसे कि अगर ये लिखित है तो दोनों लोगों को क्या चाहिए, अक्षर का ज्ञान चाहिए, पढ़े लिखे होना चाहिए। पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसे पढ़ना ही नहीं आता है, इसीलिए इसमें साक्षर होना बहुत ज़रूरी है। अगर पढ़ा लिखा इंसान ही लिखित सूचना संचार की पद्धति को समझ सकता है। तो ये हो गए मौखिक सूचना संचार की पद्धति और लिखित सूचना संचार की पद्धति। ये जो हमने पद्धतियाँ तो बहुत देखी, लेकिन जो सूचना संचार की दोनों ही पद्धति को प्रभावशाली माना गया है, एक है मौखिक और दूसरा है लिखित। तो आपको एग्जाम में दोनों में से कोई भी आ सकती है। यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो गया, आप इसका स्वाध्याय कर लेना।